दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री श्याम फिजिक्स वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रिज्म के पदार्थ का मतलब दोस्तों प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के बारे में एक फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बारे में सीखा और आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य एक ग्राफ डिजाइन किया और न्यूनतम विचलन कोण के बारे में सीखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए पहले हमें प्रिज्म का जो रे डायग्राम है उसको बनाना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑप्टिक्स में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोस्तों रे डायग्राम। तो आपको यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस या फिर कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसका रे डायग्राम आना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको इसका रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ और आप देखिए। तो पहले हम दोस्तों एक त्रिभुज बनाएंगे और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपतित किरण है वो प्रिज्म की सतह पर प्रवेश करती है और यह है दोस्तों हमारी अपवर्तित किरण। इस प्रकार दोस्तों यह है हमारी परावर्तित किरण। दोस्तों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे दो अभिलंब है। ये दोस्तों हमारे दो अभिलंब है इस प्रकार, इधर और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो आपतित किरण है इसको हमने इस डॉटेड लाइन से शो करा है। मतलब दोस्तों हमने आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया है कुछ इस प्रकार। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास जो परावर्तित किरण है उसको भी हम डॉटेड लाइन मतलब दोस्तों डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं विचलन कोण। अब दोस्तों हम इसको एक नामकरण से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रिज्म है जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो किरण है वो कोण है दोस्तों I1, यानी दोस्तों आपतन कोण I1। यह है हमारा दोस्तों आपतन कोण I2। और दोस्तों ये जो आगे हमारे पास कोण बना है यानी दोस्तों आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है दोस्तों उसे कहते हैं विचलन कोण। तो ये हमारे पास है दोस्तों विचलन कोण डेल, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये है हमारा एक बिंदु P, ये है हमारा एक बिंदु Q और ये है हमारा दोस्तों एक बिंदु T। ये दोस्तों हमारे पास एक T है और यह है दोस्तों हमारा एक बिंदु या फिर कोण R और दोस्तों ये है हमारा एक बिंदु U। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो अभिलंब है जिनमें दोस्तों एक अभिलंब है MO और यह है दोस्तों हमारा एक अभिलंब NO। यानी दोस्तों यह हमारा एक अभिलंब MO है और दूसरा अभिलंब है दोस्तों हमारे पास NO। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कोण है ये दोस्तों हमने इसको नाम दे दिया O। यहाँ पर जो दोस्तों ये है आप परावर्तन कोण R1 और यह है दोस्तों हमारा परावर्तन कोण R2। चित्र में दोस्तों आप देख पा रहे हैं। अब हम इसकी गणना करते हैं। मतलब दोस्तों अब हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करना है उसकी गणना करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि चित्र में जो विचलन कोण है डेल, यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र में जो विचलन कोण है डेल वो दोस्तों कोण UTR के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि विचलन कोण डेल बराबर UT कोण UTR। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि जो कोण UTR है वो दो कोणों से मिलकर बना है। मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ये बाह्य कोण है दोस्तों, ये बाह्य कोण दो अंतस्थ कोणों के योग के बराबर है। यहाँ पर दोस्तों अंतः कोण क्या है, एक ये और एक ये। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि बाह्य कोण का मान, मतलब दोस्तों बाह्य कोण डेल का मान दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर दो अंतः कोण है, एक है TQR और दूसरा है दोस्तों TRQ। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो है वो कोण TQR प्लस कोण TRQ के योगफल के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो TQR है, दोबारा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो TQR है उसे ज्ञात करने के लिए दोस्तों, उस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें आपतन कोण I1 और परावर्तन कोण R1 इन दोनों का अंतर चाहिए, तभी हम दोस्तों एंगल या फिर कोण TQR ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो कोण TQR है उसकी जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों I1 माइनस R1। मतलब दोस्तों आपतन कोण I1 और परावर्तन कोण R1 के अंतर को ही हम यहाँ पर जो TQR कोण है वो कह रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो TRQ है, TRQ जो कि दोस्तों आपतन कोण I2 और परावर्तन कोण R2 का अंतर का अनुपात है। तो हम ये लिख सकते हैं TRQ को आपतन कोण I2 माइनस परावर्तन कोण R2। अब दोस्तों देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। वो कंडीशन दोस्तों हमारी है न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूनतम विचलन में, या फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब दोस्तों हमने न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा था कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 और I2 दोनों के जो मान है वो I के बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार R1 और R2 दोनों के मान R के बराबर हो जाते हैं। मतलब दोस्तों देखिए, I1 बराबर I2 और इसको हम दोस्तों लिख देते हैं I के बराबर। इसी प्रकार दोस्तों R1 बराबर R2 बराबर R, ये हमारा R के बराबर हो गया है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसकी जगह ये लिख के देखते हैं। मतलब दोस्तों इन दोनों के मान इसमें पुट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दोस्तों I1 की जगह I इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया I और R1 की जगह दोस्तों हम लिख रहे हैं R। इसी प्रकार दोस्तों I2 की जगह भी हम लिख रहे हैं I और R2 की जगह हम लिख रहे हैं R। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस का I आपस में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो न्यूनतम विचलन कोण है, चूंकि दोस्तों यहाँ पर जो न्यूनतम विचलन की स्थिति लागू हुई है इसलिए हम इसे डेल M से दर्शाते हैं। मतलब दोस्तों मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 2I माइनस 2R। तो दोस्तों आप इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हमने इसको अब समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब दोस्तों चित्र में एक बार तो पुनः देखिए, जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चतुर्भुज है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चतुर्भुज है। दोस्तों चतुर्भुज का नाम है AQORA। दोबारा दोस्तों कि यहाँ पर जो चतुर्भुज है उसका नाम है AQORA। तो हम दोस्तों लिखते हैं कि चतुर्भुज AQORA में, चतुर्भुज AQORA में दोस्तों इस चतुर्भुज में आप देखिए, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज है AQORA दोस्तों ये दो कोणों से मिलकर बना है। मतलब दोस्तों चतुर्भुज AQORA जो है कोण AQO और ARO से मिलकर बना है। जब हम कोण AQO और ARO को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक चतुर्भुज AQORA प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि
ये जो चतुर्भुज है दोस्तों हमारे पास वो कोण ए क्यू ओ प्लस ए आर ओ से मिलकर बना है। अब दोस्तों जब ये चतुर्भुज है वो दो कोणों से मिलकर बना है तो इन दोनों का जो योग है दोस्तों वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब दोबारा देखिए दोस्तों एक बार चित्र में, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज है ए क्यू ओ आर ए वो दो त्रिभुज से मिलकर बना है। जी हाँ दोस्तों, ये चतुर्भुज दो त्रिभुज से मिलकर बना है दोस्तों, जिनमें एक त्रिभुज है ए क्यू आर त्रिभुज नंबर 1 और दूसरा त्रिभुज है दोस्तों हमारे पास क्यू ओ आर। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे पास चतुर्भुज में दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए क्यू आर और त्रिभुज क्यू आर ओ या फिर क्यू ओ आर। तो हम लिख पाते हैं दोस्तों चतुर्भुज ए क्यू ओ आर ए को। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है वो दो कोणों के योगफल के बराबर है, मतलब दोस्तों दो त्रिभुज के योगफल के बराबर है, जिनमें दोस्तों एक है क्यू ए आर प्लस कोण क्यू ओ आर, जो कि दोस्तों दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं त्रिभुज क्यू ओ आर में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं चित्र में कि हमारे पास जो त्रिभुज है क्यू ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है त्रिभुज क्यू ओ आर वो परावर्तन कोण R1 और परावर्तन कोण R2 और त्रिभुज क्यू ओ आर के योगफल के बराबर है। दोबारा दोस्तों एक बार कि हमारे पास जो त्रिभुज है क्यू ओ आर वो परावर्तन कोण R1 और परावर्तन कोण R2 और त्रिभुज क्यू ओ आर के बराबर है। तो दोस्तों हम त्रिभुज क्यू ओ आर में देखते हैं, तो दोस्तों हम देख पाते हैं कि त्रिभुज क्यू ओ आर में कि जो त्रिभुज क्यू ओ आर है वो हमारे पास परावर्तन कोण R1 या दोस्तों हम कह सकते हैं परावर्तन कोण R1 प्लस परावर्तन कोण R2 प्लस कोण क्यू ओ आर, इन तीनों का जो योगफल है दोस्तों वो भी हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 1 जो हमारे समीकरण जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई दोस्तों कि कोण क्यू ए आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों परावर्तन कोण R1 प्लस परावर्तन कोण R2 कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री है। चूंकि दोस्तों दोनों के जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर है तो हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। मतलब दोस्तों कोण क्यू ए आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ओ आर। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्यू ओ आर है और क्यू ओ आर है दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो एक बार दोबारा लिख देता हूँ उसको दोस्तों एक बार, यह है दोस्तों हमारे पास क्यू ए आर। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास कोण प्राप्त हुआ क्यू ए आर वो उसको हम दे देते हैं दोस्तों ए नाम। हमने यहाँ पर कोण क्यू ए आर को एक विशिष्ट नाम ए नाम दे दिया है। तो ए बराबर दोस्तों हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2। अब दोस्तों यहाँ पर फिर हम एक कंडीशन लागू करते हैं और वो है न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने पढ़ा था कि परावर्तन कोण R1 और परावर्तन कोण R2 दोनों के मान R के बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि A बराबर R प्लस R और दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास A बराबर 2R। यहाँ पर दोस्तों हम R का मान निकालना चाहे तो R का मान दोस्तों हमारे पास आ जाएगा A/2। तो ये दोस्तों हमारे पास आया R का मान जो कि दोस्तों हमारे पास है R बराबर A/2। अब दोस्तों हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को देखते हैं जो कि हमारे पास पहले आई थी। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है वो है डेल m बराबर 2i माइनस 2r।
अभी दोस्तों हमारे पास r का मान आया था a/2। यदि हम r का मान a/2 यहाँ पर रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब दोस्तों देखिए, तो दोस्तों हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये है। तो हम इसमें r का मान रख देते हैं जो कि हमारे पास आया था a/2। तो हम देखते हैं दोस्तों कि डेल m बराबर 2i माइनस 2 इंटू a/2। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल m बराबर क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 2i माइनस a। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास डेल m या फिर दोस्तों a प्लस डेल m। अब यदि दोस्तों हम यहाँ से i का मान निकालना चाहे तो ये जो 2 है वो इसके नीचे चला जाएगा, मतलब दोस्तों भाग में चला जाएगा। तो देखिए i बराबर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा a प्लस डेल m अपॉन 2। तो यहाँ पर दोस्तों ये है हमारा i का मान, और दोस्तों r का मान हमारे पास आया था, r का मान दोस्तों हमारे पास था a/2। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन लागू करते हैं जो कि है दोस्तों स्नेल का नियम। हमारे पास स्नेल का नियम है। तो देखिए दोस्तों स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो आपतन कोण साइन i या फिर आपतन कोण की ज्या साइन i और परावर्तन कोण साइन r, अपवर्तन कोण की ज्या साइन r के अनुपात के बराबर ही अपवर्तनांक बराबर होता है। तो दोस्तों अभी हमने i का मान निकाला और r का मान निकाला। i का मान दोस्तों हमारे पास ये है और r का मान दोस्तों हमारे पास आया था a/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि म्यू बराबर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास कि म्यू बराबर साइन i की जगह लिख देंगे दोस्तों हम a प्लस डेल m अपॉन 2। मतलब दोस्तों तो साइन a प्लस डेल m अपॉन 2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं r का मान। दोस्तों r का मान हमारे पास आया था साइन a अपॉन, या फिर r का मान दोस्तों हमारे पास था a/2। तो दोस्तों यह है हमारे लिए, मतलब दोस्तों हमारे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का मान। इस प्रकार दोस्तों अब दोस्तों हम पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का मान ज्ञात करते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए दोस्तों अभी हमने अपवर्तनांक का मान ज्ञात किया प्रिज्म के पदार्थ के लिए, जो कि हमारे पास आया था साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 बटा साइन a/2। दोस्तों पतले प्रिज्म के लिए जो साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 है वो दोस्तों हो जाएगा a प्लस डेल m अपॉन 2 के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस डेल m अपॉन 2 के। दोस्तों हमने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी है कि साइन थीटा का मान जब न्यूनतम होता है तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख देते हैं। इसी का प्रयोग हमने दोस्तों यहाँ पर किया है साइन a प्लस डेल m अपॉन 2, जो कि पतले प्रिज्म के लिए है, इसलिए हमने दोस्तों इसको a प्लस डेल m अपॉन 2 के बराबर लिख लिया है। इसी प्रकार दोस्तों हम साइन r को, मतलब दोस्तों साइन a अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं a/2 के बराबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम साइन a/2 को लिख सकते हैं a/2 के बराबर। अब दोस्तों देखिए हम पुनः अपवर्तनांक की घट जो मान है वो हम पुनः अप्लाई करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम स्नेल के नियम से जानते हैं कि अपवर्तनांक जो है साइन i अपॉन साइन r के बराबर होता है। तो हमारे पास साइन i अपॉन साइन r का मतलब दोस्तों हमारे पास आया अब प्रिज्म के लिए साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 और साइन अपॉन साइन a अपॉन 2। तो हमने यहाँ पर जो न्यूनतम कोण की स्थिति ज्ञात, न्यूनतम कोण की कंडीशन लागू की, तो हमारे पास साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 की जगह a प्लस डेल m अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2 की जगह a अपॉन 2 लिख लिया है। तो दोस्तों जब हम अपवर्तनांक की जो कंडीशन लागू करते हैं तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास बन जाता है अपवर्तनांक म्यू बराबर a प्लस डेल m अपॉन 2 और a अपॉन 2। अब दोस्तों देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया।
ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दोस्तों ये जो ए है वो म्यू से गुना हो जाएगा। तो म्यू इंटू ए बराबर ए प्लस डेल एम ये आ गया है। अब देखिए दोस्तों, जब हम दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं तो डेल एम बराबर हो जाएगा म्यू इंटू ए माइनस ए। अब दोस्तों इन दोनों में से हम जब ए का मान कॉमन लेते हैं तो ए इधर आ जाएगा दोस्तों, और आ जाएगा हमारे पास म्यू माइनस 1। तो दोस्तों यही है हमारे लिए, यह हमारे पास न्यूनतम विचलन कोण, जिसे हम दोस्तों लिख सकते हैं डेल बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1। तो दोस्तों यही हमारे पास पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक ज्ञात करना, जो कि हमारे सामने एक फॉर्मूले के रूप में निकल के आया। तो दोस्तों आपने देखा कि हम न्यूनतम विचलन की इसमें मतलब दोस्तों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं, और पतले प्रिज्म के लिए जब हमने कंडीशन लागू की उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया, हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया वो कुछ इस प्रकार आया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों हमने जो कंडीशंस लागू की पतले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए, तो अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं कि जब हम प्रिज्म पर आपतित किरण, जब हम प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो किस प्रकार प्रिज्म के अंदर रिएक्शंस करती है, मतलब दोस्तों किस प्रकार वो घटना घटती है उस प्रिज्म के अंदर, तो हम उसको अब एक प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों अब प्रैक्टिकल को, दोस्तों एंगल ऑफ डेविएशन को प्रैक्टिकल के जरिए समझने के लिए हमारे पास एक प्रिज्म होना चाहिए। तो दोस्तों यह है हमारा एक प्रिज्म, और दोस्तों इसके लिए हमें एक पावरफुल लेजर लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि दोस्तों यह है। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन किस प्रकार होता है, और थोड़ा सा मैं आपको इसको चित्र बनाकर एक बार दोबारा समझाता हूँ। तो दोस्तों जब हम इस लेजर लाइट को इस प्रिज्म की सतह पर फोकस करेंगे तो आपने जो चित्र में देखा उस प्रकार की घटना उत्पन्न होगी। तो दोस्तों चलिए अब हम इस लेजर लाइट के जो प्रकाश है उसको इस प्रिज्म की सतह पर मारते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी घटना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यह है हमारी लेजर लाइट एक, और अब देखते हैं दोस्तों इसमें जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, मतलब दोस्तों हम जैसे हमने लेजर लाइट की जो किरण है उसको प्रिज्म की सतह पर डाला, तो आपने यहाँ पर देखा कि दोस्तों जो प्रकाश की किरण इस लेजर लाइट में प्रवेश कर रही है वो तो है दोस्तों आपतित किरण, और जो हमें प्रिज्म में जो दोस्तों ये जो लाल रंग की जो लाइट दिख रही है वो है दोस्तों हमारी अपवर्तित किरण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण प्रवेश करके और प्रिज्म की सतह से गुजरकर जो बाहर निकल रही है दोस्तों उसे कहते हैं हम निर्गत किरण। अब देखिए दोस्तों जब हम आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और जो परावर्तित किरण है उसे पीछे बढ़ाने पर जो कोण दोस्तों हमें प्राप्त होता है दोस्तों उसे ही कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी दोस्तों उसे ही कहते हैं हम विचलन कोण। जैसा कि दोस्तों ने पहले भाषा में पढ़ा था कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है दोस्तों उसे ही कहते हैं हम विचलन कोण। तो जैसे दोस्तों आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास इन दोनों के बीच में देखिए दोस्तों यह है हमारी आपतित किरण और यह है हमारी अपवर्तित किरण, और इसके सतह से टकराकर दोस्तों ये बाहर की तरफ निकल के जा रही है। तो इन दोनों के जो मध्य में जो कोण बन रहा है दोस्तों उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब दोस्तों ये जो फर्स्ट किरण है उसे जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और जो अपवर्तित किरण है उसे जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक कोण प्राप्त होगा जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी प्रकार प्रैक्टिकल के साथ में मिलते